केमिस्ट्री में कुल 3 डिपार्टमेंट है जो आपका सिलेबस है, उसमें कौन कौन है जी? सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी का कुल 2 पार्ट है आपका जो सिलेबस है, मतलब 12th में टोटल 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 कवर करता है फिजिकल केमिस्ट्री को और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और पार्ट 2 कवर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ये है आपका एनसीईआरटी पार्ट 1, और इसमें है ये है एनसीईआरटी पार्ट 2। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 4। तो एनसीईआरटी पार्ट 1 कुल कितना चैप्टर कवर करता है? 9। और एनसीईआरटी में जो दूसरा पार्ट है जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें टोटल 7 चैप्टर है। तो ये हो गया 7, टोटल कितना चैप्टर हो गया? 16। तो टोटल 16 चैप्टर ही है। अब देखिए, देखने में लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में 5 गुण चैप्टर है, ये नाम का 5 गो है, खाली बोलने में लगता है कि 5 गुण है बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर। इसमें एक चैप्टर को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चैप्टर है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ऐसे खत्म होता है। यदि पूरा डिटेल में लेके जाया जाए तो कम भी, मतलब थोड़ा पढ़ाया जाए तो भी 1 महीना तो हर हाल में एक चैप्टर में लगना ही लगना है। तो ऐसी स्थिति में इस बात को दिमाग से निकाल देंगे कि मात्र 16 गो चैप्टर है, अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा सब चैप्टर है। जब पढ़ेंगे तो आपको उस चीज़ का एहसास होगा। दूसरा, ये जो 7 चैप्टर आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक में, ये 7 है, लेकिन आप पढ़िएगा इसमें 11-12 गो चैप्टर, क्योंकि कुछ बात बेसिक 11th का भी। अब जैसे देखिए, अभी हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं होता है, वहाँ पर आपको जाइएगा तो फिर से रिवीजन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आपसे हम सिंपल कंपाउंड पूछे ना तो आप नहीं बता पाइएगा। 4-5 महीना के बाद तो और आपकी स्थिति भयावह हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होता है संभाल पाना, तो वहाँ पर फिर बेसिक बताया जाएगा, तो उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल हम अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे पहले स्टार्ट होगा फिजिकल केमिस्ट्री, और इसी फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ बेसिक। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग एक टेबल लिखेंगे, और ये टेबल लिखना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम 11th में आपको कहते रहेंगे कि आप एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद कर लीजिए, कुछ का आप किए भी, बहुत का नहीं भी किए। तो अभी 5 मिनट टेबल लिखने में लगेगा, कम से कम पहला पेज में ही लिख लीजिए, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो बाएं दाएं झांकने की ज़रूरत ना हो, आप कॉपी से देख कर उस चीज़ को लिख सकें, ठीक है। पहले आप ये सब बात नोट कर लीजिए, यहीं से फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है आपका द सॉलिड स्टेट, दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा है केमिकल काइनेटिक्स, पांचवा है सरफेस केमिस्ट्री, छठा है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, सातवां है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आठवां है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और एनसीईआरटी पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये टोटल 9 चैप्टर पार्ट 1 में। दूसरा में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें है हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड। उसके बाद तीसरा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा है एमाइंस, या उसी को कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम भी बोला जाता है। फिर है बायोमॉलिक्यूल्स, फिर है पॉलीमर, और लास्ट में है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ऐसा भी नहीं है कि 16 चैप्टर में सब बड़ा बड़ा ही है, 3-4 चैप्टर ऐसा भी है जो बहुत छोटा है, जिसको बहुत आसानी से ख़त्म किया जा सकता है।
इसीलिए तो 9-10 महीना में सिलेबस समाप्त हो जाता है। नहीं तो यदि सब चैप्टर एक एक महीना में ख़त्म होगा तो पता चलेगा 16 महीना चैप्टर ख़त्म करने में लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस आज स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट हो ही गया, बेसिक जब चल रहा है 12th का तो। और आपका ये सिलेबस चलेगा 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। इस बीच में कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टर्मिनेशन होगा इस बैच का, वो सब अभी हम बता दे रहे हैं। बाद बाकी सारा कंडीशन क्या है नहीं है वो सब आप जान रहे हैं, तो उससे हम फिर आगे बढ़ेंगे। इलेवेंथ में यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, ये 4 दिन का क्लास है जो इलेवेंथ पर ही आधारित है। जो लैंग्वेज बनता है पूरे केमिस्ट्री का, इतना समझ लीजिए दिक्कत आपको कहीं नहीं होगी। थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत होगा इलेवेंथ वाला पार्ट में, तो हम एक्स्ट्रा बताते रहेंगे। शुरू करें लिखना क्या? एटॉमिक नंबर को इंडिकेट किया जाता है जेड से। बीच में है सिंबल और इधर है एटॉमिक मास। इसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल ए से। ये भी कैपिटल जेड है। आप एटॉमिक नंबर को 1 से लेकर 30 तक लगातार लिख लीजिए, 1 to 30 तक पूरा कर लीजिए। तो एटॉमिक नंबर वाले कॉलम में 1 to 30 चले जाइए। 1 to 30 तक आपको लगातार याद होना चाहिए। और 5-6 एडिशनल एलिमेंट्स हैं जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद रहना चाहिए। बाकी 118 एलिमेंट अभी तक नेचर में खोजा गया है, लेकिन उसमें सब का याद करना जरूरी नहीं है और उतना याद रहता भी नहीं है। जनरली हम लोग को भी उतना टोटल का टोटल याद नहीं रहता है, क्योंकि उतना का ज़रूरत कहाँ है। जितना का ज़रूरत है उस पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। याद रहना चाहिए, याद रहेगा। चाहिए और वाला बात को आप पीछे छोड़िए। आगे बढ़े क्या? एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। एटॉमिक मास 1। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम। एटॉमिक मास 4। देखिए सिंबल जब भी आप लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा लेटर स्मॉल होता है। जैसे CaCO3 आप लिखते हैं तो कुछ लोग को हम देखते हैं बहुत बार ये गलती आप करते हैं, बहुत बड़ा गलती है ये CaCO3 नहीं है, ये Ca कोबाल्ट का 3 लग रहा है।
तो ऐसी स्थिति में ये एक तरीका गलत है। आप यहाँ पर CaCO3 लिखना चाह रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये ऐसे लिखाएगा। तो सबसे पहले तो आपको सिंबल पर भी थोड़ा काम कर लेना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। सिंबल 2 लेटर में जनरली आता है, एक ही लेटर का सिंबल है तो वो हमेशा कैपिटल होगा, और 2 लेटर का यदि सिंबल है तो पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है? लिथियम 7, 4 बेरिलियम 9, 5 बोरॉन 11। साथ साथ चलिए हम अभी सबको मिटा देते हैं, 3 लाइन हम लगातार लिखते रहेंगे, आप उसको उतारिए। और हमको लगता है कि इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता है, और आप किसी पर दोष भी नहीं लगा सकते हैं कि मेरा 11th खराब है। कुछ नहीं खराब है। आज से अच्छी बात है कि पहला दिन से क्लास कर रहे हैं, कोई चीज़ छूटेगा ही नहीं। जितना 12th में ज़रूरत है बेसिक का वो सब बता दिया जाएगा, और वो कुछ ज़्यादा है नहीं। हाँ, अब 11th के डिपार्टमेंट में बढ़िया से इन कर जाइएगा, तब आपको इतना बेसिक से थोड़े काम चलेगा। अब 4 दिन में यदि 11th खत्म रहता तो बड़ा बढ़िया था। एक के दिन में ख़त्म कर देते 4 घंटा बैठा के। तो जो ज़रूरत भर का चीज़ है उतना हम बता दे रहे हैं। कितना तक पहुँचे? 5 तक। एटॉमिक नंबर 6 कार्बन होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन 14। एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन 16। एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन 19। 10 नियन 20। लिख लिए? हो गया यहाँ तक? 11 किसका होता है? सोडियम, एटॉमिक मास 23। 12 मैग्नीशियम 24। 13 अल्युमिनियम 27। 14 सिलिकॉन 28। 15 फास्फोरस 31। 16 सल्फर 32। 17 क्लोरीन 35.5। 18 ऑर्गन 40। 19 पोटासियम 39। अब यहाँ पर एटॉमिक मास घट गया है, तो आप एटॉमिक मास को घटने बढ़ने वाला काम छोड़िए। एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में आप इसको सजाइए। कोई मैटर नहीं करता है कि यहाँ पर ऑर्गन का ज़्यादा हो गया और पोटेशियम का कम हो गया। मिटा दो इसे। एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है? कैल्शियम का। कितना होता है एटॉमिक मास? 40। एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम 45। एटॉमिक नंबर 22 टाइटेनियम होता है नो, टाइटेनियम 48। एटॉमिक नंबर 23
वेनेडियम ये 51 होता है। 24 क्रोमियम ये होता है 52। 25 मैग्नीज होता है 55। 26 कोबाल्ट नहीं, आयरन होता है 56। उतारिए पहले। अब आगे कभी भी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़े तो ये नहीं कि पीछे पलट लिए तुरंत, मतलब अगल बगल देखने लगे, अपना कॉपी पलटिए। और पलटने देखिए, इस स्थिति में अब नहीं रहिए कि अब आपको कॉपी पलटना पड़े एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के लिए। ये बड़ी शर्म की बात है 11th और 12th के स्टैंडर्ड के लोगों के लिए कि 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद नहीं है। जो कुछ हायर एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए दिक्कत नहीं है, चलो ज़्यादा यूज में नहीं आता है, लेकिन ये सब तो ज़्यादा यूज में आता है, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। 27 कोबाल्ट, 59 28 निकेल का भी 59। 29 कॉपर ये होता है 63.5। 30 जिंक ये होता है 65। यहाँ तक आपको रेगुलर वे में याद रखना है, क्योंकि इसमें से लगभग हर एलिमेंट का ना ज़रूरत आपको पड़ता है। कॉमन यूजेस वाले ये सब एलिमेंट्स हैं जो बार बार आता रहता है। इसके बाद कुछ एडिशनल, जैसे ब्रोमीन 35 होता है, 80 होता है। सिल्वर 47 होता है, 108 होता है। उसके बाद मरकरी, एक आयोडीन ले लीजिए 53 आयोडीन 127 होता है। उसके बाद मरकरी का भी आता है। मरकरी होता है एटॉमिक नंबर 80 और एटॉमिक मास इसका होता है 200.5। हो गया, लिख लिए। तो ये कुछ एडिशनल एलिमेंट्स हैं जो घूमकर आते रहता है, तो यह भी याद रहना चाहिए हमेशा। इतना आप हमेशा याद रखिए। आप अपने केमिस्ट्री के स्पीड को मेंटेन रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं तो, या फिर और बढ़ाना चाहते हैं तो आप सभी का ये होमवर्क है कि कल आप इसको याद कर लेंगे। हम सुने या ना सुने कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको याद करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अब इस एज में आकर आपको हम छड़ी लेकर पीटें कि आपको याद करना चाहिए, क्या आप अपने आप को इस लायक समझते हैं कि आपको पीटेंगे तब आप याद कीजिएगा? इस स्टैंडर्ड पढ़ा के आपको गार्जियन कहें बुआ रे तुमको पढ़ना चाहिए, तब तुम पढ़ोगे। एक बात जान लीजिए, यदि आपकी इच्छा अंतरात्मा से मन नहीं कर रहा है ना पढ़ने का, तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। अच्छा आप लोग देखते होंगे, लोग मोटिवेशनल स्पीच खूब सुनते हैं, उस तरह का सेमिनार होता है वहाँ भी जाते हैं। अभी कल टीचर्स डे था तो एक बच्चा बोला कि सर कुछ स्पीच दे देते। हम बोले क्या स्पीच देंगे जी, स्पीच देना क्या है? तुम अपना स्पीच तुम अपने दो और अपना स्पीच तुम खुद को सुनाओ, उससे बड़ा स्पीच कुछ नहीं हो सकता है। जब तक मोबाइल में स्पीच देखते रहेगा, जब तक सेमिनार में स्पीच देखते रहेगा, तब तक ठीक है। अब बाहर जैसे ही निकलेगा फिर से वह वही पुराने दुनिया में चला जाता है। जोर का झटका एक बार जब तक लगेगा नहीं जिंदगी में, जब तक एक ठोकर लगेगा नहीं, मुंह कान टूटेगा नहीं, तब तक वो आदमी प्रैक्टिकली कभी संभल ही नहीं सकता है। जो आदमी बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको ढंग से खाना नहीं पूरा हो पा रहा है, कपड़ा नहीं पूरा हो पा रहा है, जो ज़रूरत का सामान है वह नहीं पूरा हो पा रहा है, वो लोग मजबूर हैं। और वो लोग मजबूर है ना, तो उसमें दो ही कैटेगरी होता है। एक जो हिम्मत हार दिया
और एक जो धीरज बनाए हुए है। जो हिम्मत हार दिया वो फिर अपना कमाने वाला काम करने लगा यदि पढ़ाई लिखाई के का भी एज है तो, और दूसरा जो हिम्मत रखे हुए है वही कल के डेट में IAS IPS बन जाता है, UPSC निकाल देता है, या फिर इस लेवल का कोई एग्जाम क्रैक कर देता है। काहे क्रैक कर देता है? क्योंकि उसकी गरीबी, उसका स्थिति उसको लगातार मोटिवेट करता रहता है कि तू बिगड़ ही नहीं सकता है। वैसे आदमी को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। अब बेकार का ही हम स्पीच दे रहे हैं, आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस बात से। हम स्पीच नहीं दे रहे, हम कुछ प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, जिसको आपको समझना चाहिए। पड़ेगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन समझना चाहिए। इसीलिए जब तक आप किसी के भरोसे का मतलब गार्जियन के भरोसे, भाई बंधु के भरोसे, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसे ही काम मेरा चल जाएगा, तो आप सच में कहता हूं मैं, आप कभी पढ़ नहीं पाओगे। खुद को खुद से मोटिवेट कीजिए, इससे बड़ा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। खुद से बात कीजिए तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। अभी चूंकि ये बात इसलिए बोल रहे हैं 12th स्टार्ट है, यदि अभी भी संभल जाओगे ना तो ज़िंदगी में कुछ बिगड़ा नहीं है। नहीं तो यदि 12th खराब हो गया, रिजल्ट खराब हो गया, या फिर रिजल्ट का छोड़िए, नॉलेज यदि नहीं रहा ना 12th का, तो आपको ज़िंदगी के हर क्षेत्र में परेशानी होगी। यदि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो, दुकानदारी करना चाहते हैं तो इतना गुना भाग अब आप सीख गए होंगे। नहीं सीखा है क्या? अरे 32 रुपया का सामान देगा, 100 रुपया वो देगा तो कितना रुपया लौटा होगा? देखो ना, इतना टाइम लग रहा है निकालने में। तो बताइए, इस सब में भी आप उलझ रहे हैं। इतना में तो दुकानदारी किया, कुछ रह गया। खैर, देर सवेर निकाल जरूर लोगे। नहीं तो कैलकुलेटर रखेगा ना, तुम्हारे लिए तो जुगाड़ भी है ना रे। तो वो सब ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए। यदि नहीं समझते हैं तो बहुत बुर्बक टाइप के आदमी हैं आप। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है 12th का, अब संभल जाइए, अब डिले मत कीजिए अपने आप को मोटिवेट करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। अब यदि करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे आप। और बहुत अफसोस होता है 12th स्टैंडर्ड पर आकर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखना। सच में इंटरनली ये बहुत हर्ट होकर हम लोग ये बात को लिखते हैं। जिस बात को आपको स्टैंडर्ड 7, 8, 9 तक कर लेना चाहिए, उस काम को आप यहाँ पर 12th में आके करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप 5 साल देरी से चल रहे हैं। कैसे आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी? हर काम को, जो काम जिस जगह का है वहाँ नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है। हम समझ सकते हैं इस बार लॉकडाउन हुआ था तो आपको परेशानी हुई 11th में, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ यहाँ बताने के लायक नहीं है। और आप पूछेंगे कि सर बेकारे बताए, हमारा तो याद है। तो याद बहुत कम लोगों को है, बाद में परेशानी आपको होती है। इसीलिए हमको लगा कि 5 मिनट है बता देते हैं। चलिए इसको हटाइए। अभी तक टोटल 118 तरह के एलिमेंट खोजे जा चुके हैं नेचर में, और उस सभी 118 एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के क्रम में सजाया गया है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें पहला एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। दूसरा है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड सो ऑन, ये सब है। आपके नज़र में जितना चीज़ यहाँ दिख रहा है और जितना नहीं भी दिख रहा है, वह सब का सब एटम से मिलके बना है। टोटल का टोटल एटम से मिलके बना है। अब आप कहेंगे कि सर एटम कैसे? वो तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे वाटर H2O। तो H2O भी तो एटम से ही ना बना है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से। हर चीज का निर्माण एटम से ही हुआ है। और ये सभी एलिमेंट, ये सभी एटम अलग अलग तरह के, कुल कितने तरह के नेचर में खोजे जा चुके हैं? 118 तरह के, जिसको 1 से लेकर 118 एटम तक एटॉमिक नंबर तक सजाया गया है। सब एटम का अपना कुछ ना कुछ वेट है, मास है उसका कुछ ना कुछ। उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं, जो मास वहाँ पर लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली ये निकाला गया है, जो वैल्यू होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो एटॉमिक मास लिखे ना आपकी, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट इतना होता नहीं है। ये एग्जैक्ट यदि हम लिखें तो अभी जैसे हम बताते हैं, जैसे लिथियम का 6.94 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हम लिखे थे? 3। एटॉमिक मास कितना लिखे थे? 7। तो हम इसको होल नंबर में लिख लेते हैं, पॉइंट में रहता है, होल नंबर में लिख लेते हैं। इसलिए क्योंकि 6.94 और 7 में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन यदि आप 6.94 लेके चलेंगे ना तो आंसर बहुत परफेक्ट आएगा। लेकिन यदि आप 7 लेके चलते हैं तो आंसर अप्रॉक्स आता है। लेकिन
अंतर बहुत ज़्यादा का नहीं होता है, चूँकि इस दोनों के बीच का अंतर बहुत ही कम है। ऐसा करने पर, इसको इस रूप में लिखने पर होता ये है कि केमिस्ट्री का कैलकुलेशन ऐसे ही बहुत टफ होता है। यदि हम अब इसको पॉइंट में लेके चले, एक आध गो है, मान लो 5.987 लेके चले, इस तरह से लेके चले, तो वो इतना ज़्यादा गुना भाग को टफ कर देता है कि आपको नॉर्मल जो गुना भाग देंगे वो तो बनेगा नहीं, और गलती से ये सब टाइप का आया तो आप बुरी तरह उलझ जाएंगे। तो इसलिए क्या किया गया कि केमिस्ट्री में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जो एटॉमिक मास हम लोग याद करते हैं वह होल नंबर में रट लेते हैं, और कुछ एक दो गो एलिमेंट ऐसा है जिसको 0.5 में ले लेते हैं। जनरली इस एटॉमिक मास को किस तरह से कंसीडर किया जाता है आप इसको समझिए। 2-3 एग्जाम्पल हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि क्या है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट वैल्यू, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास होता है 1.008, तो हम इसको अप्रॉक्स कितना मान लिए 1, तो कैलकुलेशन को आसान कर देगा, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। अब जैसे आयरन का, आयरन एटॉमिक नंबर होता है 26 और इसका परफेक्ट वैल्यू होता है 55.845, हम लोग इसको अप्रॉक्स कितना मान लेते हैं 56। तो जनरली क्या है ना कि पॉइंट के बाद 6, 7, 8, 9 रहे तो उसको आप अगला नंबर ले लीजिए, और पॉइंट के बाद यदि मान लीजिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो जो नंबर पहले है पॉइंट से पहले वही ले लीजिए। क्या देखिए इधर, तो ये एक नंबर था जिसको हम 56 अगला नंबर के रूप में लिए। अब कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसको थोड़ा पीछे हम लेके चलें। जैसे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 24.305। अब ये पॉइंट के बाद क्या होगा ये हम लोग भी याद नहीं रखते, क्योंकि जो जनरल यूज में आता है वो याद रह जाता है। कितना इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम लोग मैग्नीशियम का कितना मान लेते हैं 24, हाइड्रोजन का 1.00 था तो लग रहा है कि लगभग एक ही है, लेकिन इसमें 24.305 है तो हम लोग क्या मान लिए 24। और कुछ है जैसे क्लोरीन का हम लोग 35.5 मानते हैं, तो पॉइंट के बाद अप्रॉक्स 5 के आसपास आ रहा है, 0.5 के आसपास, तो हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। जैसे क्लोरीन का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 35.45, तो 450 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 35.5। कॉपर का देखिए, इसको भी हम 63.5 मानते हैं, उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, ये है 63.546, तो हम लोग इसको कितना मान लेते हैं 63.5। तो 3 तरह से माना जाता है। पॉइंट के बाद 5 के अप्रॉक्स है तो 0.5 ले लीजिए, पॉइंट के बाद जैसे ही 6, 7, 8 होने लगे अगला नंबर पर चले जाइए, और पॉइंट के बाद 4, 3, 2 ये सब है तो उसी नंबर पर रह जाइए जो डिसिमल से पहले है, और आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। आंसर में मुश्किल से 0.43 ग्राम, मतलब 1 to 3 ग्राम इतना का मात्र अंतर आता है, तो जो कि बहुत बहुत छोटा वैल्यू है जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए एटॉमिक मास को परफेक्ट हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि केमिस्ट्री में हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। किसी भी एटम का निर्माण कितने चीज़ों से होता है 3 चीज़ों से, उसी को हम लोग एटम का क्या बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। लिखेंगे पहला इलेक्ट्रॉन, लिखना ये था देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। पहला इलेक्ट्रॉन, ये बार बार लिखना पड़ेगा आपको, आप इसको ई माइनस से इंडिकेट करते रहिएगा। जब भी आप ई माइनस लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो निगेटिव चार्ज्ड होता है, इसीलिए ई माइनस से इंडिकेट होता है। दूसरा है प्रोटॉन, पी प्लस से इंडिकेट होता है क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और तीसरा है न्यूट्रॉन, जो N0 से
इंडिकेट होता है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको किसी एक एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने में आपकी मदद करता है। आप ये सभी लोग जानते होंगे कि किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। और यह किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। तो कभी भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो या प्रोटॉन की संख्या निकालनी हो, वह हमेशा उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ये होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी न्यूट्रॉन बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस जेड। एकमात्र हाइड्रोजन एटम है जिसमें केवल 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। जैसे 2-3 एग्जाम्पल आप बना लीजिए। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होगा, निकालिए। आयरन में निकालिए। हाइड्रोजन में निकालिए। इलेवेंथ में जो लोग यहाँ पर पढ़े हैं, यदि बोर हो रहे हैं तो आप 2-3 दिन क्लास मत आइए। 12th वाला बेसिक जब स्टार्ट होगा तो हम उसका अनाउंसमेंट क्लास में करेंगे। और अनाउंसमेंट क्या करेंगे, 3 दिन तो कम से कम ये क्लास चलेगा, 2 दिन और, अगला दिन से फिर जो भी हो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23। तो इलेक्ट्रॉन होगा 23, प्रोटॉन भी होगा 23, और न्यूट्रॉन कितना होगा? सॉरी 11, और ये कितना होगा? 23 माइनस 11, 12। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 26, प्रोटॉन हो जाएगा 26, और न्यूट्रॉन हो जाएगा 56 माइनस 26। कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और एटॉमिक मास 56। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, और ये 1 माइनस 1 0। तो एकमात्र हाइड्रोजन ही ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसी वजह से सुनिएगा ध्यान से, इसी वजह से H प्लस के रूप में जब लिखा हुआ हो ना, तो इसी को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। इसी वजह से H प्लस के रूप में जब लिखा हुआ होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। काहे प्रोटॉन कहते हैं? सुनिए, हाइड्रोजन के एक एटम में एक होगा इलेक्ट्रॉन और एक होगा प्रोटॉन। किसी भी चीज पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एगो मात्र इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, वो भी निकल गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 0। जब ये प्लस के रूप में रहेगा तो 0, तो सिर्फ बचा क्या? प्रोटॉन। एक्चुअल में H प्लस ही कहलाता है प्रोटॉन। ठीक है। ऑर्गेनिक में जाइएगा तो यही इसको पढ़िएगा, प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन। तो वहाँ पर H प्लस का जुड़ना, H प्लस का निकलना, ये सब एक टर्म आता है जो धीरे धीरे समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर इसका कुछ और बेसिक है जिसको देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे।